जी बेटे, आज हम चैप्टर 1 जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जो फिज़िक्स का चैप्टर है उसके अंदर हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या है, मैं ज़रा इसको यूं कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाँ जी, तो मैं इसको लिख राइट लेता डाउन हूँ। द कंडीशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका है क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था बेटा कि ये एक मेजरमेंट है आपकी, किसकी भला? मेजरमेंट है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये किस तरह मेजर करते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को? हम एक सरफेस ले लेते थे, अगर आपको याद हो, और उसको हम कहते थे कि ये उसके वैसे ऊपर। ये सवाल सही सुने हुए मतलब। जी बेटा, सही है क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। आप समझें ज़रा क्वेश्चन को, आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट है थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये ना थोड़ा सा फोन प्रॉब्लम करेगा बीच में, कभी कभार पता नहीं शायद कनेक्टिविटी इशू आता है क्या, खुद ही ये कॉल कट जाती है ओके पर ओके, थोड़ी देर। अगर आपकी कॉल कट जाती है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना है, अदरवाइज़ फ़ौरन ही ज्वाइन कर लेना है ताकि मुझे चलिए मैं पढ़ाते हुए। फौरन ज्वाइन कर लेती ठीक है, तो मैं बेटा हूँ। कह रहा हाँ हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके थ्रू मेजरमेंट है? थ्रू अ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के थ्रू हम मेजर करते थे कि कितनी फील्ड लाइंस किसी जगह से पास ऑन होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते फिर हैं। आपकी आवाज की लाइन। जी बेटा, क्या है? आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं फिर आप बीच में थोड़ी सी कटिया, आपने बोला कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ जी, थ्रू ए सरफेस एरिया, और यस। उसके बाद हमें क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली क्या बात की आपने? बेटा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना कि ये एक रेक्टेंगल और ये एरिया ए है उसका। ठीक है, ये आपके सामने, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब अगर ठीक है फिर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है बेटा कि ये दो चीज़ों का वो है आपके पास मल्टीपल। उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से ज़ाहिर करते हैं, और ये इक्वल होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसकी इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा, ये आपका जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो कॉज ऑफ थीटा आता है। अब ये जो थीटा है, ये थीटा आपका एंगल होता है, ये किसके बीच होता है मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। सर अभी मैं इनके इस तरह तो नहीं करूँगा जैसा पहले। आपको याद होगा हमने 6 चैप्टर्स के किए थे अपना एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस, आप साथ साथ बताते थे तो मैं मतलब लिख लेती होती थी। इस तरह तो ना करूँ ना, एक बार मैं अगर आपने लेक्चर सुन ली तो बाद में अपने ओन के जी लिए फिर बिल्कुल आप मुझे बेटा, जवाब दें। आपने मुझे अभी मुकम्मल तौर पर सुनना है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। आपके पास नोट्स आ जाएंगे एक तरह से जो मेरे लेक्चर के होंगे, लेक्चर भी रिकॉर्डेड मैं फ़ौरन अपलोड कर लेता हूँ। तो वो दोनों चीज़ों से आप अभी से ही शॉर्ट हैंड बना लीजिएगा, बकाया आप नीट कर लीजिएगा बाद में। सही है, आपको पता होना सर चाहिए कि अगर आज आपकी क्लास ना हुई ना तो फिर आप ना मुझे लॉग यार ये तो कर लो। नूर, कैलकुलेट क्या करके करते हो बताइए बच्चे? हम बट प्लानिंग ज़्यादा करते हैं बेटा, हम करते कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ तो लें, ये तो करें, कुछ तो करें हम। सही है। अच्छा हाँ नूर, हम थोड़ा सा निकल ओके तो लें, कुछ एटलीस्ट ऐसे लोग कर लें, फिर आप देखिएगा। आप तब तक हो कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इस मगरिब पढ़ लूँगा, थोड़ा खाना खा लेता हूँ तब तक, फिर उसके बाद आप कुछ नया आगे हम प्रोसीड कर लेंगे। कुछ करें तो सही यार। ओके अच्छा, ओके कहने का पर्पज़ क्या है बेटा कि अभी हमें थीटा का नहीं पता। थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन किसके? बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड डायरेक्शन ऑफ किसकी? डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब आपको पता होना चाहिए एरिया अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होती है। अगर एरिया आप यानी कि थोड़ा सा यूं करके बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं ये, और नहीं बल्कि इसको भी मैं थोड़ा सा एक उसमें ले जाऊं यूं करके,
ये आपको डायरेक्शन ये नज़र आती है। तो अब किसी जगह पर एरिया की डायरेक्शन यूं अगर फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो एक तरीक़ाकार हो सकता है, और फील्ड लाइन यहाँ भी उसी तरह ही गुजर रही हैं, तो बेटा यहाँ पे एक भी लाइन जो है वो एरिया से पास नहीं होती। इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम लाइंस एरिया से पास ऑन हो रही हैं। तो इसका मतलब एरिया की डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट जी की डायरेक्शन अगर फील्ड लाइन से मतलब इन हार्मनी होनी चाहिए, अगर हार्मनी में नहीं है तो फिर फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। हाँ, अब मेरी बात सुने, ये देखें, मैंने आपको कहा बेटा कि आपके पास ये एक एरिया है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये एरिया की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन। एरिया इटसेल्फ जो है, एरिया का जो प्लेन है वो और चीज़ है, एरिया की डायरेक्शन और चीज़ है। प्लेन जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन मतलब उसकी प्लेसमेंट किस सेंस में है, या वो उसकी क्या कहते हैं, उसके वर्टिकल या उसका परपेंडिकुलर कौन सा है, इसको एरिया की डायरेक्शन कहते हैं। हमेशा एक जो है ना एरिया होता है आपका गिवन, उसके परपेंडिकुलर अगर आप कोई सरफेस देखते हैं तो वो एरिया की डायरेक्शन होती है। जैसे आपकी ये बुक पड़ी है ना इस तरह, तो उसकी परपेंडिकुलर ये चीज़ बनती है ना अपवर्ड। बात समझ आई यार? टेबल पे बुक रखें तो सीधा ऊपर की तरफ जो है ना परपेंडिकुलर बनता है ना टेबल के। यस, और अगर उसको स्लैंटिंग वे में रखें तो फिर स्लैंटिंग थोड़ा नहीं, बिल्कुल वर्टिकली आप सीधा उसको खड़ा कर दें तो फिर आपकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो या तो राइट पे होगी या लेफ्ट पे होगी, सिंपल, यानी अपवर्ड नहीं होगी फिर। तो यहाँ पे हमने उसको वर्टिकली रखा हुआ है, यूँ सीधा, जैसे कोई चीज़ को आप सीधा रखते हो। टेबल ये पड़ी हुई है तो इसकी डायरेक्शन इधर बन रही है ना एरिया की, राइट? अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि इस एरिया की डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन ये एरिया है ये वेक्टर में, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है। अगर ये इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री ना हुआ। ये एरिया की डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन आपकी इंटेंसिटी की है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब बेटा cos 0 किसके इक्वल होता है? cos 0 जो है इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, इसके बाद अगर cos 90 किया जाए 90 डिग्री, तो ये इक्वल होता है 0 के। ठीक है, अब ज़रा आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे अगर एंगल दोनों का 0 डिग्री है। नूर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे रखा हुआ है एरिया को, यूँ सीधा वर्टिकली, ये ऐसे एरिया की डायरेक्शन है, और फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, ये वाली। तो फील्ड लाइंस अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगी तो इसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। तो E और A के बीचों बीच जो आपके पास एंगल बनता है दैट इज़ द 0 डिग्री, और 0 को हम जब cos 0 के अंदर पुटअप करते हैं तो वो हमारे पास मैक्सिमम इक्वल टू 1 आता था। ये बात है। आपको पता है कि फाई जो इलेक्ट्रिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो है बेटा E इंटू, सॉरी मैं एक मिनट इसको रिवर्ट कर देता हूँ। ये आ जाता है बेटा आपके पास E, और साथ में A वेक्टर था। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका ये जो है ऐसे लिखा गया E A cos ऑफ 0, जब 0 एंगल होगा इन दोनों के बीच में, E A और cos 0 जब 1 हो जाएगा तो आपके पास रिज़ल्ट मैक्सिमम आएगा E A ही आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ गई? और मिनिमम तब होगा जब हाँ, अब देखो अगर ये आपके पास एरिया ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उधर ही है, तो एंगल बिटवीन दीज टू इज़ 90 डिग्री, राइट? सो आपके हाँ मिनिमम आ जाएगा। तो ये आपके पास दो कंडीशंस, ये आ गया फ्लक्स मैक्सिमम की कंडीशन, और वो क्या है, जब कॉस जो है वो 0 डिग्री हो, या एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री हो, और जो फ्लक्स है मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। आपने सुनो, आपने लिखना है, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है ना। डेफिनेशन के बाद लिखेंगे आपके मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
ई ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, आप फिर हेडिंग देनी है कि मैक्सिमम फ्लक्स व्हेन थीटा बिटवीन यानी कि ई एंड ए इज़ 0 डिग्री पैरेलल हो जाएं, तो फिर आपके पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। उसको आपने थीटा को 0 करके पुट कर देना है वैल्यू, और फिर आपने ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है। 0 के साथ जब वैल्यू पुट करोगे आपके पास ई ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या देनी है कि फ्लक्स मिनिमम। फ्लक्स मिनिमम में कॉज आपके पास 90 हो जाएगा। कॉज 90 होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 0। और उसमें आप दोनों को पॉइंट्स लिख लेंगे, केस 1 लिख लीजिएगा और केस 2 लिख लीजिएगा, मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स लिख लीजिएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप बेहतरीन किस्म के नोट्स आपके पास आ जाएंगे एक तरह से, और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। सही है? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 क्या है, ज़रा उसको पढ़ें ज़रा। ओके सर। सर दूसरा सवाल है, वाई इज इट सेफ टू, सर ये पहला वाला सवाल इम्पोर्टेंट है ना? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। वाई इज इट सेफ टू स्टे इनसाइड एन ऑटोमोबाइल ड्यूरिंग अ लाइट स्टॉर्म? अच्छा, अब वो कह रहा है ज़रा कि आपके पास ये इस तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी या लाइट जो है वो फॉल ऑन हो रही है, और ये आपकी अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे कोई पैसेंजर जो है वो बैठे हुए हैं जनाब। ये गाड़ी है, तो पैसेंजर अगर वो गाड़ी के अंदर बैठता है तो ये सेफ़ होगा। अगर पैसेंजर यहाँ पे एक्सपोज्ड होता है तो ये जो है वो उसके लिए ख़तरे का बायस है। तो ये जो बेसिकली उसके लिए ये एक गलत इंडिकेशन है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ सेफ़ है। तो ये इंडिकेशन हम कैसे जो है ना उसको फाइंड आउट कर देंगे, या इसकी लॉजिक क्या है, इसकी यानी कि फ़िज़िक्स क्या कहते हैं? तो गाड़ी तो मेटल की नहीं बनी। हाँ, गाड़ी मेटल की बनी हुई है, तो आपके नज़दीक मेटल वाली जगह पे ज़्यादा मसला होना चाहिए। मतलब दोनों में ही होगा। दोनों में ही होगा, तो वो कहता है कंपैरेटिवली किस में कम होगा मसला और किस में ज़्यादा होगा आपके नज़दीक? कम किस में होगा सर? गाड़ी वाली में शायद कम हो जाएगी, तो स्पीड भी तो। गाड़ी वाली में क्यों कम हो जाए? अगर उसमें मारो तो के शाबाश, नासा वाले आ गए हैं बाहर फ़ौरन ही। खैर है, अपना कंसेप्ट दिया करो जो भी आपके जहन में हो, नो प्रॉब्लम। ये उसमें तो सर उसमें कुछ भी गाड़ी के जगह ना बाहर है, तो उसमें किसी भी तरीके में मतलब द लाइट इज देना प्लग ऑन है। गाड़ी में बैठा हुआ है तो इवन दो इफ इट्स मेटल, मतलब फिर भी शायद कोई गाड़ी entirely तो नहीं मेटल की बनी है, some part of it is also, you know, सो अकॉर्डिंग टू यू के डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है उधर गाड़ी में? और अल्लाह के बंदे, साइंस में ये बातें नहीं बताते होते, अदरवाइज वो छतरी लेके बाहर खड़ा हो जाए फिर क्या ख्याल है? उसमें चप्पल तो मैंने ही होगी। अगर मैं कहता हूँ कि अगर उसने आपके जो पैसेंजर है उसने यूं करके छतरी उठाई हुई है हिजाब ने, और वो यूं खड़ी हो गई है, तो ये ऑप्शन बेहतर है या? तो कोई तो है यार, यहाँ किसी को सपोज कर ले, रिहाब को बिठा देते हैं। अच्छा रिहाब सही है, मुझे लगता है आजकल रिहाब से लड़ाई चल रही है बच्चों। अच्छा हिजाब ठीक है, ओके। तो ये बताएं कि ये अम्ब्रेला लेके ये वाली सिचुएशन सेफ़ है या गाड़ी वाली सिचुएशन सेफ़ है? एक्सपोजर तो इसमें भी नहीं है, आप डायरेक्ट। पता नहीं सर, गाड़ी में हिजाब तो बिठा दें। चलें, आप खुद ही फिर रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं, आपको लगता है गाड़ी का टायर पंक्चर है और फिर उधर से जनाब बादल पहुंच गए हैं, खैर से लाइटनिंग हो रही है, तो आप बाहर बैठना पसंद करेंगे खड़े वेट हो के, मतलब वो लेके अम्ब्रेला, या फिर आप गाड़ी में बैठ के? सर बाहर इतना अच्छा नहीं बनेगा, अंदर से भी जाऊंगी गाड़ी में। तो सेफ़ रहने के लिए आपको गाड़ी के इनसाइड बैठना होगा, उसकी लॉजिक है। वो लॉजिक अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। बच्चे आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ गाड़ी नहीं, ये बेसिकली एक पुरानी बुक का एक कंसेप्ट था जो उसने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पुरानी बुक का नहीं आप कह सकते हैं, तो इसमें भी चीज़ें, लेकिन इसमें इतना उसने क्लैरिफाइड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ।
याद रहे कि अगर आपकी मेटल बॉडी इस तरह से कवर्ड है, कोई मेटल का पीस ले लेते हैं बड़ा सा, सही है, और ऊपर जो है, एक सेकंड जी मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये एक मेटल का पीस है या मेटल कवरिंग है ये, राइट। यस अब मेटल कवरिंग आप ले लेते हैं और यहाँ पे आप कोई पर्सन बिठा देते हैं और ये जनाब इधर मौसूफ बैठे हैं जितने भी, तो इनके लिए डायरेक्ट एक्सपोजर टू द एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा। लॉजिक क्या है कि आपके पास ये सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो इनसे या तो पैस ऑन हो के इधर आए, अगर ये पैस ऑन की बजाय जब ये यहाँ पे आएगी तो ये मेटल बॉडीज़ क्या करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी। हाँ ना, तो मैंने तो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है इसमें, फिर भी लाइक जी जी इनडायरेक्ट है, तो चलो हाँ, शायद तो एक सेकंड वो आपका ये पता हो गया। जी जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो गाड़ी है वो थोड़ी बहुत कंडक्शन देगी, लेकिन आउटसाइड से ही कंडक्ट करके नीचे तक पहुंचा देगी। अगर इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मैं आपको, थोड़ी बहुत समझ नहीं आई। मतलब कहने का ये है कि यार उन बच्चों तक या उस पर्सन तक या पैसेंजर तक डायरेक्टली एक्सपोज होने से पहले ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ग्राउंड तक लाइटनिंग को, अगर वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो। तो मतलब वायर की तरफ लाइटनिंग, हाँ तो यार वो नहीं आएगी बेटा मैं आपको एक चीज़ बता, हाँ अंदर तक नहीं आएगी ना, कि बाहरों बाहर से ही वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगी, ये कह रहा हूँ। अगर गाड़ी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक हो जाए तो वो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिक नहीं हो जाएगा। भाई सुनो सुनो, एक और चीज़ बताता हूँ, ये आपने अगर इस तरह लाइटनिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो देखिए ना, लाइटनिंग हो रही है कोई इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है, बिल्कुल होती है हाँ, तो फिर से गाड़ी में भी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगी। हाँ देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अंदर जो बंदा बैठा है दैट पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिसिटी। आप उसको ज़िंदा बचाने के चक्कर में हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ दोनों कंडीशन में वो बचेगा नहीं, लेकिन अगर बच गया तो गाड़ी में चांस ज़्यादा है। रीज़न ये है कि हो सकता है कि जो मतलब जैसा गाड़ी इज लाइक मेटल से, हाँ ना, तो मेटल ही, हाँ अंदर लाइनिंग जो होती है वो हाँ इसके अंदर कंडक्शन नहीं होगी, तो हो सकता है कि गाड़ी में वो बच जाए यार। वो वायर को बहुत ही एक्सपोज। यस यस एग्जैक्टली। अब मैं उसकी एक लॉजिक देता हूँ बेटे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इस तरह के इलेक्ट्रिक टावर लगे होते हैं जिसके ऊपर वायर्स गुजर रही होती हैं, ये जो वायर्स गुजर रही होती हैं इनके ऊपर एक और वायर गुजरती है इस तरह करके। ये आपको वैसे बता रहा हूँ, ये इस्लामाबाद में ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, हो जाएंगी, ठीक है। एक मिनट, ये वायर के ऊपर से वायर गुजरती है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ओए कौन है? गाड़ी खड़ी बैठा, चुप चुप रहो हेलो। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रहा था कि यार ये जो अक्सर बिजली वाले खंभे चल रहे होते हैं नॉर्मली, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए टावर लगे होते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे, कुछ जगह पे तो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है ना। ये जो वापडे के खंभे लगे होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है कि एक अलग वायर अलग लगी होती है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। बात समझ रहे हो? हेलो, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये हर जगह पे नहीं होता। जी जी जी, ये बच्चे हर जगह पे नहीं होता, ये सिर्फ बिग सिटीज़ की स्पेशल बात कर रहा हूँ, लाइक इन द कैपिटल इस्लामाबाद। तो उधर सेफ सिटीज़ होते हैं, उन्होंने सेफ्टी के लिए ये चीज़ लगाया होता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी के रिसीवर लगे होते हैं, तो वो जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, उसमें क्या करते हैं, ये जो नीचे वायर लगी है, तो जैसे ये इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है, हाँ अलग से ऊपर वायर, हाँ ये बताता हूँ, ये ग्रीन वाली में तो करंट फ्लो कर रहा है, जो ऊपर वाली होती है ना, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाई जाती हैं। और ये जो है ना स्पेशल किस्म के रिसीवर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए।
कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तो उस टाइम पे जो बिजली अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब आसमान से गिरती है तो उनका जो हाई वोल्टेज होता है वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है। इनको सीधा ग्राउंड किया होता है इन्होंने, यानी वो बग़ैर किसी नुकसान किए वो आपकी उससे फ़ौरन पास ऑन होके अंडर द अर्थ ट्रांसमिट कर दें उस चार्ज को। बात समझ आइए? ताकि ये चार्ज ना ताकि आपके लिए कोई इशू क्रिएट ना हो सके ना। बात समझ आई? यस समझ आ गई। तो यही केस एक्चुअली जहाँ पे गाड़ी के सीन में हो रहा है कि ये गाड़ी का शील्ड ऐसे होता है जो डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाता है और उसके नीचे का मटेरियल ऑलमोस्ट सेव रह जाता है। बात समझ आइए? कंसेप्ट एक्चुअली ये है। मतलब वो लाइनिंग यस यस, चला जाएगा, हाँ टायर भी मतलब उसमें हाँ। और कुछ गाड़ियां तो ऐसी होती हैं जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो बड़े टैंक आपने देखे होंगे इस तरह वाले टैंक बोजर्स, जो जिन्होंने वो 22 व्हीलर टाइप होते हैं इस तरह, और जिन्होंने जनाब बाकायदा तौर पर ये इधर तरह का उनका सिस्टम होता है, यहाँ पे व्हील लगे होते हैं ये टैंक। तो इन गाड़ियों का सीन क्या होता है कि इनके साथ बाकायदा तौर पर एक जंजीर, इलेक्ट्रिसिटी की जंजीर मतलब सॉरी लोहे की लटक रही होती है। और वो क्यों लटक आते हैं इससे, ताकि यहाँ पे जो इसके अंदर जो फ्यूल टैंक पड़ा हुआ है ना, बड़े से फ्यूल की गैदरिंग है, उसके अंदर आग लगने से बचा जाए। बिकॉज कि इसके मोशन से क्या होता है, कहीं ना कहीं चार्ज पैदा हो जाता है इस बॉडी के अंदर और वो चार्ज फ़ौरन ही ट्रांसमिट टू द अर्थ हो जाए, इसलिए उन्होंने एक लोहे की जंजीर लटकाई होती है बड़ी गाड़ियों के साथ। तो ये बेसिकली चार्ज की ट्रांसमिशन एक अलग फैक्टर है। तो वो हम जो गाड़ी के अंदर वो आपको बता रहा था मैं बेटा कि आपने एक्सपोज करवाना है अपने आप को, या आप गाड़ी के इनसाइड बैठेंगे तो इनसाइड वुड बी द सेफ, बिकॉज आपको एक तरह से जो है ना फैराडे का केज बन जाएगा। फैराडे नहीं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने के लिए बताया था ना, जिससे पैसेंजर जो है वो सेफ हो जाएंगे। तो सर एक चीज़ और, इसका साइंटिफिकली क्या जवाब है, आप एआई से बता दें? मैं आपको बच्चे एआई से पूछ के इसका एग्जैक्ट बता दूंगा। अदरवाइज़ इसको आपने ये लिखना है ना कि मेटल बॉडी ऑफ द ऑफ एन, हाँ आप लिखें, आप ज़रा इसको बेशक आप मेंशन कर दें। मैं आपको लिख दूं, इधर ही लिख दूं। अगर आप यहाँ पे बोल भी देंगे ना तो ये लेक्चर मैसेज सुन लूँगी तो हाँ ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ। तो इसमें आप लिखेंगे ना बेटा, द मेटल बॉडी ऑफ एन ऑटोमोबाइल एक्ट एज एन फैराडे केज और ट्रांसमीटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज फॉल अपॉन द दैट कुड बी फॉल अपॉन द इलेक्ट्रिक कार और व्हाट्सएवर जो अभी आपकी गाड़ी है उस पर ऑटोमोबाइल पे, it will pass on the whole charge to the ground, as a result keeping the safe passengers inside the car। बात समझ आ गई है? yes, बस दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, इन द अदर हैंड दूसरी साइड पे आपकी बॉडी डायरेक्टली ट्रांसमिट करेगी, जो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से आपकी बॉडी के डेथ होने का खर्चा होता है। जी बेटा आगे पढ़ें। The electric potential is constant through a given region of space. Is the electric field zero or non-zero in this region? The electric potential is constant through a region of space. Is the constant through a region of space is the electric field zero or non-zero in this region? ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 3 आपका ऑलरेडी डन है, ऐसे ही है ना? ठीक है, मैंने इसको लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी डन है। ठीक है ओके जी ठीक है। To show that rate of change of electrical potential is equal to electric intensity or through blah blah blah. ये इसने गलत लिखा है क्वेश्चन भी। सर ने गलत लिखा है बेटे, इसको होना चाहिए show that the rate of change of electric potential with respect to distance
सिंपल रेट को तो विद हम टाइम के रिस्पेक्ट पर्सपेक्टिव में ले रहे होते हैं ना, यानी कि डी वी ओवर डी आर होता है ना, इनफैक्ट टाइम के हिसाब से तो नहीं हम लेते हैं ना इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। एडिट हो जाते हैं पीडीएफ, जी पीडीएफ एडिट हो जाते हैं। पीडीएफ एडिट हो जाता है, हाँ हो जाता है, क्यों नहीं होता। मैं सही जैसा मैंने तो पीडीएफ पहले आप डॉक्स में कन्वर्ट कर लो और फिर उसमें एडिट कर लो, नो इशू। अच्छा वो एक बात का मसला है बेटा, समझो क्वेश्चन समझो, बात की बात है, ठीक कर लीजिएगा। नहीं सर, वो मैं एक बार इसको क्वेश्चन को भी लिखूंगा तो हो जाएगा। अच्छा आप सुनो ज़रा, क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक है, उसका कंसेप्ट या उसका पर्पस ये है सिंपल, उसने दूसरा भी अल्टरनेटिव ये पूछ रखा है ना कि आर, या फिर प्रूव करें कि आपके पास जो ई है ना वो 21 की इक्वल है जब मैं लिखूंगी तो मैंने ये लिखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, मैं कहता हूँ बस आप सिंपल ये इस पे तवज्जो दें, उस टीचर का पूछने का पर्पस ये है कि ये बताएं कैसे है। ओके सर, आपकी स्क्रीन पे देखें। हाँ आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? ठीक है, नजर आ रही है। हाँ ठीक है, फिर इधर देखें ना आप बच्चे। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि ऑफ किसका जी, नेगेटिव चेंज इन द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, ओ सॉरी टाइम कह रहा हूँ, डिस्टेंस। बेटे आपको पता होना चाहिए कि ये डी जो है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, आर है वो डिस्टेंस, वी यहाँ पे पोटेंशियल है या वोल्टेज है, पोटेंशियल स्लैश वोल्टेज। तो इसका मतलब डी से मुराद चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल हो गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया। और सर ये छोटा डी क्या था नीचे वाला? ये चेंज है ना बेटा, तो चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस का ऊपर वाला चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज। ओके ठीक है। तो ये इन दोनों की जो आपस में रेशो होती है वो नेगेटिव इंटेंसिटी की इक्वल होती है, या फिर नेगेटिव या इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दीज टू रेशोज़, दीज टू वैल्यूज़ की रेशोज़ को इक्वल होती है, ठीक है। ओके यस। अच्छा हम ये चाहते हैं कि ये कैसे चीज़ डिराइव की गई है, इसके बारे में आपको प्रूफ देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको एक मिनट अज़ान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इक्वल है विद द नेगेटिव रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि कैसे ऐसी चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है, वोल्टेज का, चेंज इन वोल्टेज क्या चीज़ है या चेंज इन पोटेंशियल क्या चीज़ है। बेटा आपको जी, आपको सबसे पहले तो हम अगर इसको स्टेप डाउन करेंगे थोड़ा सा उसके अंदर, तो डी वी क्या चीज़ है। आप ज़रा ये देखें कि आपके पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज को हम कहते हैं क्यू। बात समझ में आई? अब नेगेटिव जो है ये पॉइंट पर भी वोल्टेज होगा, इसको मैं वी नेगेटिव कह देता हूँ, और इधर जो वोल्टेज होगा चार्ज की वजह से उसको वी पॉजिटिव कह देता हूँ। जब बेटा आप पॉजिटिव चार्ज को इस दो प्लेट्स के बीच में आप छोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर जो है वो जाने की बजाय, यानी इधर जाने की बजाय, ऊपर की तरफ जाने की बजाय ये मूव करेगा, इधर नहीं जाएगा, और ये मूव करेगा ग्रीन वाली साइड पे या नीचे की तरफ, बिकॉज पॉजिटिव। थोड़ा सा नहीं, एक बार एक सारे स्टेप को एक बार फिर हल्का सा रिपीट कर सकते हैं? किसको रिपीट कर सकता हूँ? ये सारी डायग्राम आपको मैं बता रहा हूँ ना, अभी एक दफ़ा एंड तक जाने दो, समझो मेरे उन वर्ड्स पे बच्चे गौर करो, फिर मैं उसको रिपीट करूँगा, ऑफ कोर्स करूँगा, सम अप करेंगे दोबारा। देखो यार मैंने आपको बताया है कि आपने इस तक पहुंचना है, E इज़ इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन डिस्टेंस है। तो भाई पहले चेंज इन वोल्टेज का तो हमें पता हो ना कि है क्या चीज़, या चेंज इन पोटेंशियल तो पता हो कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इस सेंस में बोल रहे थे कि या विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने बोला था ना शुरू में कि मतलब वैसे इक्वेशन यूँ होती है, और मतलब बेटा
मैंने कहा था कि नॉर्मली रेट का वर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं इसलिए इसको मेंशन करना चाहिए था रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्योंकि डी आर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस तय करवा रहे होते हैं। चाहिए अब ये कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, उसके वोल्टेज एक आपके पास वी पॉजिटिव है, दूसरा वोल्टेज वी नेगेटिव है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अब हम इस आर डिस्टेंस के ज़रिए से मूव करवा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आर मूव कर रहा है ना, ये आपका पॉजिटिव चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि दो प्लेट्स के बीच में है। मतलब ये जब एक साथ हो जाएंगे तब डिस्टेंस मूव कर रहा हो। बेटा नूर, सिंपल आप ये समझें यार कि आपके वाटर टैंक का पानी ऊपर कहीं पड़ा हुआ है, आपने नीचे टैप ओपन किया है, तो बेसन में जो पानी आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पोजीशन यार। अदरवाइज़ अगर वो सेम लेवल पे होंगे तो वाई द वाटर इज़ गोइंग टू फ्लो डाउन, क्या ज़रूरत है उसको नीचे फ़्लो करने की। वो इसलिए फ़्लो कर रहा है बिकॉज कि एक साइड उसकी जो स्टोरेज है वो हाई रैंक पे है, दूसरी साइड वाटर जो है जहाँ से आप एग्ज़िट करवा रहे हो वो लो रैंक है। अगर आप यही टैप टैंकी के ऊपर लगा लो तो कभी भी पानी ऊपर फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हम ज़ेर ज़मीन मोटर लगा के पानी को ऊपर फोर्स लगा के फेंकते हैं। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस ही फ्लो ऑफ वाटर का बायस है। इफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर नॉट एट द डिफरेंट प्लेस या डिफरेंट वोल्टेज इनके बीच इन पॉइंट्स पे नहीं होंगे, तो फिर ये दोनों जगह ये वाली और ये वाली सेम होंगी, फिर तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे पड़े होंगे, फिर क्या ज़रूरत है कि इनके बीच चार्ज फ्लो करे। चार्ज को तो कोई फोर्स अप्लाई भी नहीं करेगा। अब ये हाई वोल्टेज हैं, यानी कि मैं कहूँ कि ये थोड़ा सा हाई रैंक पे है, ये लो रैंक पे है, नेगेटिव है, तो चार्ज आपका वैसे भी पॉजिटिव से रिपेल होकर नेगेटिव की तरफ आएगा, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा ना। तो ये किस लिए करता है? बिकॉज ऑफ द डी वी, चेंज इन वोल्टेज की वजह से करता है। और ये उसके रिज़ल्ट में क्या करता है? चेंज करता है अपना डिस्टेंस आर को। तो डी वी ओवर डी आर, ये इसने क्यों किया था? डी वी ओवर डी आर क्यों किया? इसलिए बिकॉज कि यहाँ पे फील्ड लाइंस पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। सर जो हमने चेंज इन मतलब डिस्टेंस बोला है, मतलब इस सेंस में कि जो चार्जेस मूव करेंगे उनका डिस्टेंस, मतलब उनका जो, हाँ तो जाहिर है हम उसको कोई ना कोई दो पॉइंट्स के बिटवीन तो मूव करवाएंगे ना। यानी ऐसा तो नहीं होगा कि हम उसको डायरेक्टली हम कह दें कि ये किसी कोई उसका एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके बीच ये मूव कर रहे होंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। बात समझ आइए? तो वो जो दो प्लेसेस के बीच मूव करेंगे वो लाजमी है कि उनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ वो पॉइंट पे चार्ज को मूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अदरवाइज़ वो मूव करेगा भी नहीं। अगर आपके पास बेटा बुक पड़ी है तो ज़रा बुक खोलें ना आप, या बल्कि मैं आपको इधर ही से बता दूं। बुक पड़ी है आपके पास? सर मर्जी है जी, मेरे पास बिल्कुल सामने बुक पड़ी, पेज नंबर बस बता दो। हाँ पेज नंबर आप खोलें ना 27। खोलिए पेज नंबर 27। यहाँ पे एक टॉपिक पड़ा हुआ है, फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हेलो और बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा देखें, वाइट बोर्ड पे आपके पास मैं ये बच्चे मेंशन कर रहा हूँ कि आपका जो डेल्टा वी होता है ना वोल्टेज, ये होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ, और ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। अब ज़रा अगर आप देखें डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आपके पास फोर्स होती है इनटू डिस्टेंस होता है ओवर चार्ज क्यू होता है ना। अब मुझे बताएं ज़रा, फोर्स आपके पास थी क्यू ई और डिस्टेंस था डेल्टा आर, और इधर आपके पास अगर क्यू पड़ा हो तो क्यू से कैंसिल, तो आपके पास ई इंटू डेल्टा आर जो है ये किसकी इक्वल आ रहा है? डेल्टा वी के, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और नेगेटिव साइन के साथ।
कि यार आपकी जो चीज़, अब ज़रा इक्वेशन को हम देखते हैं ना इधर वाली को। अच्छा सर, एक चीज ये कि सर ये आज आपने मेरे कॉन्सेप्ट के लिए बताया है, पर मतलब हाँ, मैं बस इस चीज को एक बार देख लूं, तो देख मतलब लो ये बस आपने सिर्फ। हाँ, अब यहाँ पे ना मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि डेल्टा वी जो है ये कहाँ से उठा है, कहाँ से आ गया है। डेल्टा वी हमने ई और आर की इक्वल किया था ना, मैंने कहा था ई और आर को डेल्टा ई की इक्वल ले रहे हैं माइनस डेल्टा ई के यहाँ पे। बट में माइनस है ना यहाँ पे, हमारा जो रिजल्ट आता है मतलब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे तो पॉजिटिव में आता है। नहीं बेटा, हमारा भी माइनस में होता है एक्चुअली ना, वो उसकी पूरी डेरिवेशन है पिछले चाहे उसके अंदर, वो फिर एक अलग केस आ जाता है ना। यही तो कह रहा हूँ, आप सारे टॉपिक्स खुल जाएंगे, फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अब बस ये देखो कि मैं नहीं अगर सोचे कि अगर यहाँ पे मतलब अगर इसको देखें तो देखें ना, हम्म हमने क्या किया है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई और मतलब ई और इनटू आर चेंज इन आर कर दिया ना। तो हम्म यहाँ इस इक्वेशन में, वर्क डन वाली इक्वेशन में तो माइनस का साइन कहीं भी नहीं है, तो ये हमने वैसे खुद ही खुद को कर दिया। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन ई इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी क्या आता है, प्योर डेल्टा ई की इक्वल नहीं आता यार। मेरा कहने का अच्छा हाँ, ये मेरा कहने वाला। का मतलब है कि अगर आप ये काम ऐसे लिख दो ना कि ई तो बस यहाँ पे अभी इंटू डेल्टा आर इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, आप एक ये लिख लो, या डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, एक ही बात है ना ये। माइनस उधर लिखो या इधर लिखो, तो आपके पास जो उधर लिखी हुई है ऊपर की इक्वेशन में वो चीज़ है, तो हमने इधर माइनस का डेल्टा वी लिख दिया है, तभी आपके पास यहाँ हाँ पे उसने ठीक है, माइनस क्यू मैंने नॉट इसको चेंज डेल्टा कर वी। दिया। जी, बात समझ आ गई। यस यस, समझ आ गया। अब बेटा क्या है कि आप ज़रा इक्वेशन को टैली करें, इस इक्वेशन को और इससे ऊपर वाली इक्वेशन को जो वर्क डन की पड़ी है, दोनों को अगर इक्वलाइज करें आप। सर एक सेकंड, मैंने जूम कर दिया, कौन कौन सी वाली, वर्क डन वाली और ये वाली, हम्म कौन सी ये वाली, क्या कैसे? तो आपके पास क्यू नॉट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, दोनों जब मतलब इसको इसकी दोनों को हाँ, इक्वलाइज कर लें। राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड में वर्क डन है, चेंज इन वर्क डन, तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, एक में मतलब v की वैल्यू लिखी है और एक में v एज इट इज लिखा है, ठीक है। फिर हमने जी इसको क्या कर दिया, क्यू नॉट कट किया और फिर v और r रह गया, ओके समझ आ यस, क्लियर है। गया, ये सब क्लियर है। तो बेटा आपके पास फाइनल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, वो है नेगेटिव चेंज इन द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये वही चीज़ प्रूव हो गई है कि ई जो है वो किसकी इक्वल है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के, जो आपका क्वेश्चन था। ज़रा आपका क्वेश्चन भी मैं ओपन अप कर देता हूँ, कहाँ पे है। तो सर इसका आंसर यही है, बुक वाला। हाँ यही है, हू बहू यही चीज़ आपने लिखनी है। तो जो आप बता रहे थे वो नहीं पता। बेटा वो मैं यही चीज़ बता रहा था इनफैक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है ना वो आपका, आप यही चीज़ बता रहे थे, पर मतलब वो ये T और इसने गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है। ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है ही नहीं। हाँ तो कितनी आप गलत बात है वैसे। यस, तो बात आपको समझ आ गई है। ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है ये अभी हमने प्रूव भी कर ली है। तो बस जब ये पूछे शो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, तो हमने बस ये वाली डेरिवेशन कर देनी है, या अगर प्रूव मांगेंगे तो ये ही जवाब है। जी जी बिल्कुल बुक यही वाला, जवाब आएगा। तो सर बात इसको समझ आ वैसे ये वहाँ पे मेंशन कर दें, बुक इस पे क्या मेंशन कर दूँ, फ्रॉम बुक। फ्रॉम बुक मेंशन कर दें। फ्रॉम बुक, और पेज कौन सा है ये, 27 है। तो ओके लिख दिया मैंने बेटा।
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। काफ़ी टाइम ले गया यार ये क्वेश्चन हमारा नूर। यस क्या, होशों से बैठा करो ना, चीज़ें इतनी आसान हैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ के। हाँ बस कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है। अच्छा नेक्स्ट 5 पार्ट है कि वोल्टेज आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स वाई। भाई 2 पॉइंट्स, ओए पढ़ लो उल्लुओ, अभी से प्लान करते हो ऐसे जो आपके सुबह आखिरी फाइनल पेपर है, सारे किया करो। अपनी ये हैबिट छोड़ दो नूर, क्या आपने सर से गुजारने हैं। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है? आपका 5 है। ओके, क्वेश्चन जो 5 है ना, इसमें आप लिखेंगे कि वोल्टेज इज़ एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना वोल्टेज, जो कि किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो वोल्टेज इज़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B. So the measurement of voltage is actually the measurement of work done in moving the charge from point A to point B. If we are not having the difference between those 2 points, then there should be no work done. जब वर्क डन ही नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली द वोल्टेज कुड कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यानी अगर आप हाँ होपफुली कि आप कुछ ना कुछ आपका सेंस बन गया होगा। आप रिपीट करके सुनेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 की तरफ जी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन 6, पढ़ें ज़रा जी। 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपको? Define electric volt, derive its relation with SI unit of energy. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट नहीं है ये वर्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और ये कैसे हम मेजर करते हैं बेटा? इसके लिए आप एक काम करें, पेज 33 पे आ जाएं बुक के। हाँ जी, ये बुक वाले में ने क्या कर रखा है बेटा, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन ब्लू में लिख रखी है, वो लिखनी है आपने। सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप मेंशन करेंगे, हु बहू सेम कॉपी पेस्ट आप उठा के आप एग्जांपल 11.6 से पहले तक कॉपी कर लेंगे, बस ये आंसर है इसका। फ्रॉम बुक, हाँ फ्रॉम बुक मैंने लिख दिए, फ्रॉम बुक पेज 33 जी बेटा। नेक्स्ट पढ़ें। हाउ डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट the capacitance of the capacitor, the electric force between charges. वो कह रहा है कि कैसे कैपेसिटेंस जो है ऑफ द कैपेसिटर जो है इफेक्ट करेगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को, और हाँ। दूसरा बना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस और डाइलेक्ट्रिक। आप ज़रा एक चीज़ को समझें, कैपेसिटर क्या होता है? सबसे पहले आपको कैपेसिटर का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। कैपेसिटर जो है बेटे, एक पैरेलल 2 प्लेट्स होती हैं, एक नेगेटिव ये, एक पॉजिटिव। एक कैपेसिटर का पता होना ज़रूरी है, दूसरा आपको पता हो डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है। अब डाई इलेक्ट्रिक जो है ये कोई भी नॉन कंडक्टर को कहते हैं। बात समझ आई? अगर यहाँ पे हम डाई इलेक्ट्रिक की बजाय कोई कंडक्टर प्लेस कर देते हैं, सपोज हमने मेटल पीस रख दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में मिलते जाएंगे और ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे, चार्ज इधर और इस साइड पे कलेक्ट नहीं होगा, यानी इनकी सेपरेशन नहीं हो पाएगी। और हम क्या चाहते हैं बेटे, हम चाहते हैं कि आप के दरमियान ये जो स्पेस है ना, इधर चार्जेस जो हैं वो आपके पास क्या हों, आपके मिले ही ना, वो यानी उन चार्जेस की कोई आपस में मीटिंग ना हो।
हम इधर कोई नॉन कंडक्टर इसलिए प्लेस कर देते हैं ताकि ये चार्जेस इधर आपस में कंडक्ट ना हो। जब हम नॉन कंडक्टर ओके। प्लेस करते हैं तो इधर आपके पास भी चार्ज नेगेटिव कम्युलेट हो जाते हैं और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कम्युलेट हो जाते हैं। ये अब उससे अगला स्टेप ये है कि कोई भी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस से क्या मुराद है। जितना ज़्यादा वो नेगेटिव इधर और जितना वो पॉजिटिव स्टोर करेगा ये उसकी कैपेसिटेंस है, यानी उसकी औकात कितनी है कि अपने ऊपर चार्ज कितना स्टोर कर सकता है। यस। तो अब जितना बेटा डाई इलेक्ट्रिक आप ज़्यादा अच्छा डालेंगे जो कंडक्ट कम करेगा तो लाजमी सी बात है कैपेसिटर उतना अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा स्टोरेज होगी, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। दोनों तरफ उतने अच्छे तरीके में ज़्यादा हाँ पानी का सेपरेशन होगी, तो सेपरेशन होगी तो बड़े अच्छे तरीके से कर लेगा। और हो गया। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब जो मतलब आपका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ना, उसके लिए आपके पास जो रिज़ल्ट आता है या कैपेसिटर का जो डिस्टेंस आता वो आती है, मतलब इक्वेशन आती है, वो आपकी पेज नंबर 37 पे लिखी हुई है। और वो कौन सी इक्वेशन है? वो है कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटेंस जब कोई मीडियम प्रेजेंट होता है CMED लिखा हुआ है, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इधर A और इधर डिस्टेंस D। क्या मतलब है? एप्सिलॉन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, ठीक है। दूसरा है कि वो मीडियम, अगर आपने कोई लकड़ी रखी है, आपने दरमियान कोई प्लास्टिक रखी है, ये वो एप्सिलॉन आर कहते हैं उसकी परमिटिविटी, उस मीडियम की। दूसरा उसका एरिया उसी मीडियम का, और फिर उनके दरमियान जो दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पड़ी हैं, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको D कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इनकी सेपरेशन कितनी है, जितनी ज़्यादा इनको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, उनकी कैपेसिटेंस जो है उतनी कम होती जाएगी, या कुछ इस तरह से, मतलब डिस्टेंस के हवाले से हमें ये जो है ना रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या मतलब ओवरऑल जो कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका ये C यानी कि कोई भी आप मीडियम ले लेते हैं और ये एप्सिलॉन आर इज़ द परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक आप कहें, तो इसके डायरेक्ट रिलेशन में अगर आप देखते हैं तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन में, इसका मतलब जितना ये बढ़ेगा डाई इलेक्ट्रिक का आपके पास जो आप क्या कहते हैं इसको यानी परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा आपकी कैपेसिटेंस होगी, यानी सिग्मा या क्या कहते हैं इसको एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपके पास क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर ज़्यादा होगी। कुछ याद रहेगा? यस सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे। एक सेकंड सर, फिर मैंने इसको इनसे प्रैक्टिस की। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा है क्वेश्चन? यहाँ से वो तीन सर इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, और ये आपका क्वेश्चन 7 है जिसमें वो पूछता है कि डाई इलेक्ट्रिक का क्या इम्पैक्ट आता है ऑन द कैपेसिटर कैपेसिटेंस, ऐसे ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो personally about the capacitor and dielectric, but the examiner already knows about it. So while explaining the answer, you have to write to the point answer in the form of few lines. आप क्या लिखोगे बेटे कि capacitor is a device that is used to store the electric charges, and the capacitor's capacitance is purely dependent upon the dielectric that is used for the separation of charges between the two parallel plates. If a capacitor have a highly modified dielectric which stops the flow of electron between two plates, there will be the more storage chances of the charges. As a result, the capacitance of the capacitor will increase. Then you have to write that mathematically we can write up the capacitance while we are using the medium, yani C medium of a capacitor, is directly proportional to the epsilon naught and epsilon r, that is the permittivity for the medium. So we are here clarified from the equation that the capacitance is purely dependent upon the value of the value of the epsilon r. Okay.
हाँ एस्ट्रोनॉट। वेट अप, अच्छा सर, एक चीज़ ये एक थी मिनट बच्चे, एक दोनों मिनट साइड से। बच्चे, एक मिनट जस्ट वेट। हेलो।